नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गोचर। 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गोचर मेला का किया शुभारंभ। कहा, प्रमुख ऐतिहासिक मेलों में है गोचर मेला। रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिक और धर्म अर्धसैनिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। का सैनिकों के उत्थान के लिए सरकार गंभीर। ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई। लक्कड़घाट पर रतूड़ी का अवैध निर्माण हुआ सील। बिना स्वीकृत के किया जा रहा था अवैध निर्माण। मसूरी के कंपनी गार्डन में लगेगी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। 26 लाख रुपए की लागत से लगेगी 10 फीट ऊंची प्रतिमा। गार्डन का नाम बदलकर होगा अटल उद्यान। और थल में 4 दिवसीय श्रीनाग महोत्सव का आयोजन। विधायक फकीर राम टमटा ने किया महोत्सव का आयोजन। गाजे बाजे के साथ निकालेगी भव्य कलश यात्रा। चलिए, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोचर से सामने आ रही है, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं गोचर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गोचर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी गोचर पहुंचे हैं। सीएम धामी ने 72वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने नवनिर्मित उप संभागीय परिवहन कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक मेलों में है गोचर मेला, कहना है सीएम धामी का। गोचर मेला सांस्कृतिक, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण है प्रसिद्ध। 7 दशकों से भी अधिक समय में इस मेले का किया जा रहा आयोजन। गोचर में हेली सेवा की शुरुआत से पर्यटन अर्थव्यवस्था को मिली एक नई मजबूती। आपदा के समय में भी मिलेगा हेली सेवा का लाभ। पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत को किया जा रहा पुनर्जीवित। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे पहलुओं के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित करने का किया जा रहा काम। स्थानीय उत्पादों को राज्य में नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मिल रही पहचान। पहाड़ों से हो रहे पलायनों को रोकना हमारा लक्ष्य, कहना सीएम धामी का। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर किए जा रहे प्रदान। राज्य सरकार के प्रयासों से फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बना उत्तराखंड। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड ने स्थापित की एक बड़ी पहचान। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे विशेष सेक्टर पर दिया जा रहा ध्यान। करना शुरू हुआ। 60 दशकों से भी अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य के लिए, हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा ये बन चुकी है। आज ये मेला हमारे राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक मेलों में से एक है, जिसमें सरकार के विभिन्न विभाग सक्रिय होकर इसमें प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, ये मेले हमारे जीवन में इनका बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको संजोने का काम करते हैं, उनको भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। साथ ही ये जहां मनोरंजन और सामाजिक मेल मिलाप का हम सबको मिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज के समय में जब बहुत सारे हमारे पास संचार के साधन हो गए, आज हर प्रकार की क्रांति हो गई है, डिजिटल क्रांति हो गई है, आईटी के क्षेत्र में क्रांति हो गई है, उसके बावजूद भी हम सबको मेल जोड़कर हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने का, एक दूसरे से आत्मीयता का भाव बनाने के लिए मेलों का अपना बहुत बड़ा स्थान होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं जब भी इस मेले में आता हूं और जब से मुझे 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, तब से मेरा प्रयास रहा है कि हर बार मेले में आप सबके बीच में आकर प्रतिभाग करूं। और ये मेला और जौलजीबी का मेला, दोनों मेले एक जैसे हैं। वह भी भारत, तिब्बत, नेपाल को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र का मेला है, और यह मेला भी भारत तिब्बत के व्यापार को प्रमुख। तो वहीं गोचर में मेले का शुभारंभ करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैकुंठ चतुर्दशी मेला का शुभारंभ किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीनगर के आवास विकास प्रदर्शनी मैदान, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मेला शुभारंभ के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी का
अपनी ओर से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को जो हमारा ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है जिसके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की है। अभी मैं और आदरणीय डॉक्टर धन सिंह जी जब मंदिर में गए थे, भगवान कमलेश्वर मंदिर में, तो मैं देख रहा था कई हजारों की संख्या में वहां लोग आए हुए हैं और इस आस्था श्रद्धा के इस दिन पर, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पर आज ये मेला प्रारंभ हो रहा है, यहाँ विकास प्रदर्शनी प्रारंभ हो रही है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पतित पावनी सदा नीरा मां अलकनंदा के तट पर स्थित इस पौराणिक धाम में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर का मंदिर, ये पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से, ये जहां श्रीनगर के लिए, पौड़ी के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए अनमोल धरोहर है, वहीं हमारे राज्य की भी अनमोल धरोहर है। आज चाहे भगवान कमलेश्वर का मंदिर हो या मां धारी देवी का हो, जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि 5 लाख से ज्यादा संख्या इस बार दर्शन के लिए वहां गई है और बहुत ही शानदार वहां के लिए पथ भी बन गया है। ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं। जिस प्रकार से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई अनेक हमारी पौराणिक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, हमें हमारे प्राचीन इतिहास से जोड़ती हैं, वैसे ही हम सभी को अपने जीवन में भौतिक प्रगति करते हुए अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हमको जो 9 बातें जिनकी हमसे अपेक्षा की है, जिसमें से 5 हमसे और 4 आने वाले पर्यटकों से, तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से की हैं, उसमें भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकास भी बढ़ना चाहिए, विरासत भी बढ़नी चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा से भी जुड़ना चाहिए। जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, उस संस्कृति से भी हमको जुड़कर आने वाली पीढ़ी को उसको परिवर्तित करना चाहिए। भाइयों बहनों, यह वही स्थली है जहां विभिन्न कालखंडों में भगवान शिव को कमल अर्पित कर पूजा की गई और वरदान प्राप्त किया गया। भगवान विष्णु ने इस पुण्य स्थल पर कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित किए और सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का उस समय संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में 1 माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए भगवान शिव की आराधना की थी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों को व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को, जो निसंतान दंपतियों के लिए भी एक आशीर्वाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी जो है यहाँ पर भगवान की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। भाइयों बहनों, हर वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला देवभूमि उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। आप देखिए कि मां अलकनंदा यहाँ से 12 महीने लगातार कल चल चल करती हुई हमारे बीच से निकलती है। हमको जहां अपार वन संपदा प्राप्त है, 71% राज्य के अंदर वन संपदा है, वहीं पर्वतों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है, वहीं देवों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे आपको एक न एक कोई न कोई देव स्थान दिखाई देगा। उसके अलावा पूरा राज्य हमारा एक डेस्टिनेशन है। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे बीच में पूछते रहते कि आपके राज्य में कितने डेस्टिनेशन हैं। मैंने कहा, आप जिधर जाएंगे, आप जिधर देखेंगे, आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया स्थान दिखाई देगा। इस प्रकार के जो पारंपरिक मेले हैं, ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम भी करते हैं। मैं इस मेले के आयोजक मंडल को भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत अगस्त्यमुनि सोडी में अस्थायी चुनावी कार्यालय में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर विभिन्न सैनिक संगठनों से पहुंचे हुए पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को और वीर नारियों को संबोधित किया है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिकों और वीर नारियां भी उपस्थित रही। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जिस पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान की हामी भरी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त कैप्टन हरि सिंह द्वारा की गई। इस दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सेना के शौर्य एवं पराक्रम का इतिहास रहा है। उत्तराखंड वीरभूमि है, यहाँ से प्रत्येक परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। हमें भारतीय सेना पर गर्व है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। दीपावली, होली और अन्य कोई भी विशिष्ट दिन होता है तो वे सेना के बीच में जाकर उनके साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वन रैंक वन पेंशन से सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सैनिक पुत्र हैं, वे खुद भी एक पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस केदारनाथ की पावन धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैकड़ों के उत्थान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर उनको लाभान्वित किया जा रहा है। क्योंकि दूरस्थ गांव हैं और लगभग सभी गांवों से वहां के प्रमुख सैनिक और वो वीरांगनाएं, वीर नारियां यहां पर आई हैं और उन्होंने एक स्वर से कहा है कि एक एक पूर्व सैनिक का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, आशा नौटियाल को जाएगा, क्योंकि सैनिकों के कल्याण के जितने काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, धामी जी ने किए हैं। अभी धामी जी ने जो फैसला किया है कि जो शहीद होने पर एक मुश्त राशि हम देते हैं, वो पहले 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। हमने गारंटी अवार्ड की पेंशन को बढ़ा दिया है। हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन को बढ़ा दिया है। हमने हमारे डेकोरेशन पदक है इसके पुरस्कार राशि को योजना बढ़ा दिया है, क्योंकि देश की सेना का 17.5% हमारा इस छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक देखो, हमारे हजारों जवान शहीद हुए और आज धामी सरकार ने फैसला किया है कि जो देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके एक व्यक्ति को नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक हम 27 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। यही केदार घाटी के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो दुनिया देख रही है। और अभी जुलाई की आपदा के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने जो 10 करोड़ का पैकेज उनको राहत देने के लिए किया है, जिससे 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, उसका संदेश पूरी केदार घाटी में है। मैं 6 दिन पूर्व में यहाँ पर रहा था और आज 5 दिन से लगातार मैं कई गांवों में गया हूँ। लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ से आशा नौटियाल जी विजयी होंगी, तो उनको मालूम है कि आज प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जैसी की मजबूत सरकार है, प्रदेश का विकास कर सकती है तो धामी सरकार कर सकती है। दिल्ली में हमारी सरकार है, क्योंकि उनका मालूम है। धर्मनगरी हरिद्वार में कल होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व की तैयारियां पूरी हो गई है। इस साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि स्नान के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की टीमें तैनात की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आज शाम से ही पुलिसकर्मी अपने निर्धारित स्थानों पर ड्यूटी संभालेंगे। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी एक सीनियर अधिकारी को दी गई है। यातायात नियंत्रण के मद्देनजर स्नान के दौरान शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा इंतजामों के साथ हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी
ड्यूटी है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुचारू स्नान का अनुभव देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे मेला अपने क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जोन में सीओ की ड्यूटी लगाई गई है और जो सेक्टर है उसमें सब इंस्पेक्टर लेवल की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान भी एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा पूरी तरह से बनाया जा चुका है। कब कैसे डाइवर्ट करना है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। मनसा देवी में भी ड्यूटी पर्याप्त लगाई गई है। इसके अलावा स्नान के दौरान जो श्रद्धालु स्नान करने आएंगे उनको मैक्सिमम सहूलियत मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी को लगाई गई है और ब्रीफिंग के दौरान उनको बताया भी गया है कि आपका ड्यूटी कैसे करना है, क्या करना है। कितना ये बड़ा स्नान है और इसमें काफ़ी हमारे श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु जो आते हैं वो एज ओल्ड श्रद्धालु होते हैं, तो उनकी एज को भी ध्यान में रखते हुए उनको बताया भी गया है कि आप लोग जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो ओल्ड एज के होंगे। और इस बीच केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने केदारनाथ उपचुनाव प्रचार में संभाला मोर्चा। नेहा जोशी ने केदारनाथ के ग्रामीण क्षेत्र में किया जनसंपर्क के दौरान नेहा जोशी ने की बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल को जिताने की अपील। माताओं बहनों का बीजेपी को मिल रहा असीम प्रेम, उपचुनाव की प्रचंड जीत के में मातृशक्ति की होगी महत्वपूर्ण भूमिका, कहना है नेहा जोशी का। मातृशक्ति मोदी और धामी के समर्थन में करेगी एक तरफा वोट। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हुए अभूतपूर्व विकास कार्य, सीएम धामी के नेतृत्व में चल रही है कई महत्वपूर्ण योजनाएं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। कंपनी गार्डन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा जाएगा, जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंपनी गार्डन क्षेत्र में स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आनंद राम ने बताया कि 26 लाख रुपए की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, जिसका कार्य लगभग 1 माह में पूर्ण हो जाएगा। वहीं बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि लंबे समय से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने के लिए प्रयासरत थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पहले किंकरिंग में लगाई जानी थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसे अब कंपनी गार्डन में लगाया जाएगा। वहीं कंपनी गार्डन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र राणा ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाई जा रही है। इससे कंपनी गार्डन की शोभा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगनी है जो इस जगह पे जी, ये इसका एस्टिमेट हाँ सैंक्शन हो चुका है सारा जी। मूर्ति लगाई, कितनी बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी? 10 फीट ऊंची मूर्ति है और 26 लाख के आसपास आंगन है पूरा जो है जी। 10 फीट ऊंचाई रहेगी जी, द्वारा लगाई जाएगी। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रोटरी क्लब ऋषिकेश देवास में मनाया गया बाल दिवस। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोटरी क्लब ऋषिकेश देवास में मनाया गया है बाल दिवस। दिव्य प्रेम सेवा मिशन आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ मनाया गया दिवस। अध्यक्ष तनु जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में कई बाल प्रतियोगिता का किया आयोजन। विजयी बच्चों को मेडल देकर किया सम्मानित। क्लब अध्यक्ष तनु जैन, सचिव डॉक्टर शुभांगी रैना और पीयूष जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का जताया आभार। तो वहीं बेरीनाग के जीआईसी मैदान में 4 दिवसीय श्रीनाग महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन विधायक फकीर राम टमटा ने किया है। इस दौरान विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि हमारी संस्कृति को बचाने में महोत्सव एक ध्वजवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे सांस्कृतिक महोत्सव हमारे लिए मील का पत्थर साबित होंगे। साथ ही विधायक ने महोत्सव समिति को अपने स्तर से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले नाग मंदिर से पूजा अर्चना के बाद महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में स्कूली बच्चों ने शानदार रंगारंग झांकी प्रस्तुत की। झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। महोत्सव समिति ने 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में सभी लोगों से सहयोग करने की अपील की है।
कि 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव आप लोगों के सहयोग से विगत 4 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। और आज हमारी जो महोत्सव का समिति द्वारा नाग मंदिर से GIC बेरीनाग तक एक रैली निकाली गई और कलश यात्रा निकाला गया। यहाँ पर इस महोत्सव का तो वहीं ऋषिकेश के सीओ संदीप नेगी ने कोतवाली पुलिस को मुकदमों से संबंधित वाहनों की जल्द नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोतवाली परिसर में खड़े जर्जर भवनों की फाइल तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए भी कहा है, जिससे पुलिस मुख्यालय कोतवाली परिसर में नए भवन निर्माण की योजना को तैयार कर सके। ये सभी निर्देश सीओ ने कोतवाली पुलिस को वार्षिक निरीक्षण के दौरान दिए हैं। बता दें कि सीओ संदीप नेगी ने आज ऋषिकेश कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था को देखा। उन्होंने कोतवाली परिसर में खड़े मुकदमों से संबंधित वाहनों की संख्या पर भी अपनी नजर घुमाई। तो वहीं अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से शस्त्रों की हैंडलिंग करवाई, शस्त्रों के रखरखाव, कार्मिकों की बैरक, रसोईघर और महिला हेल्पलाइन कक्ष की व्यवस्था को भी देखा। निरीक्षण के बाद सीओ ने बताया कि कोतवाली में ज्यादातर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। फिलहाल मामलों से संबंधित खड़े वाहनों को जल्द नीलाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जर्जर हो चुके पुलिस भवनों को इसकी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि जो माल खाना है, माल खाने में बहुत ज़्यादा मालों की वृद्धि हो रखी है, जिसके निस्तारण हेतु मेरे को द्वारा निर्देशित किया गया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि इसके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये मालों का निस्तारण करें और हो सके तो जितना रखरखाव है और जो काम होना है उसका जल्दी से जल्दी काम करवा करके और इसको एक अच्छा सा रूप दिया जाए थाने को। दूसरा और अंदर माल खाने के मालों का निरीक्षण किया गया और असलाहों का निरीक्षण किया गया। रखरखाव अच्छा है असलाहों की ट्रेनिंग के संबंध में भी निर्देशित किया गया कि दरोगा और कांस्टेबलों को इनको सफाई करना। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें MDDA का अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषिकेश में MDDA का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी। लक्कड़ घाट पर रतूड़ी का अवैध निर्माण हुआ सील। अपर अभियंता प्रिंस कुमार, हितेंद्र शर्मा और सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस बल के साथ की सीलिंग की कार्रवाई। MDDA से बिना स्वीकृति किए जा रहा था अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई रहेगी जारी। MDDA से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करें निर्माण कार्य। मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य नहीं हुआ तो होगी बड़ी कार्रवाई। शहर में स्टैंड और सवारी बैठाने उतारने की व्यवस्था को लेकर चल रहे टेम्पो, ई-ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की आपसी गतिविधियों को खत्म करने के प्रयास प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने इन सभी वाहनों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के जरिए हल निकालने की कोशिश की है। बता दें कि ऋषिकेश कोतवाली परिसर में टेम्पो, ई-ऑटो और ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सीओ संदीप नेगी और ARTO प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बैठक की। बैठक में सभी वाहनों के रूट निर्धारित करने को लेकर चर्चा हुई है। सीओ और ARTO ने सभी वाहनों के पदाधिकारियों के रूट निर्धारित करने को लेकर सुझाव लिए और अपने पास नोट किया है। दोनों अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही यूनियन के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर आपसी सहमति से वाहनों का रूट निर्धारित किया जाएगा। स्टैंड की व्यवस्था के लिए भी स्थान चयनित कर संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा। उसकी प्रस्तावना यह है कि विभिन्न यूनियनों के द्वारा यह शिकायतें आ रही थी कि अलग अलग स्टैंड पर सवारी बिठाना, कौन से रूट पर कौन सी गाड़ियां चलेंगी, ये आपसी विवाद का कारण बन रहे थे। तो इस संबंध में सभी यूनियनों की एक बैठक की गई और उनसे सुझाव लिए गए। आज की बैठक में सभी यूनियनों के जो मुख्य समस्याएं हैं, जो उनके मुख्य पॉइंट हैं या जो भी उनको कहना था, वो सारे सुझाव नोट कर लिए गए हैं। और उनके सभी यूनियनों का ये कहना है, मान लीजिए ई-रिक्शा और ई-ऑटो यूनियन हैं कि भाई हमें सारे रूट पर चलना है। विक्रम और ऑटो यूनियनों का कहना है कि ई-रिक्शा और ई-ऑटो को कोई पर्टिकुलरली ग्रामीण मार्गों में या ब्रांच रूटों में चलना है। तो इस संबंध में उनसे उनके सुझाव ले लिए गए हैं। उनके संख्या निर्धारण के बारे में उनसे पूछा गया है और वर्तमान में किस यूनियन के कितने स्टैंड कहां पर हैं, वहां पर कितनी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, ये जानकारी ली गई है। आज जो है समस्त विभागों के साथ बैठ करके ई-रिक्शा और यूनियन टैक्सी और टेम्पो यूनियन और सारे यूनियनों के साथ बैठक की गई थी और बैठक में जो आपसी सहमति हुई और उनके विचार लिए गए,
उसमें मेन मुद्दे जो थे, एक तो था कि बहुत ज़्यादा ई रिक्शा बाज़ार में घूम रहे हैं, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा था कि पार्किंग की व्यवस्था कैसे अच्छी बनाई जाए, कहाँ कहाँ पे पार्किंग की जा सकती है, वहाँ पर पार्किंग हेतु कंसर्निंग विभाग से समन्वय बना करके पार्किंग की व्यवस्था की जाए। इन मुद्दों को लेकर के बातचीत थी और ये था कि कहाँ पर कौन से रिक्शा को चलाया जाए, इसके संबंध में बातचीत थी। अब हम लोगों ने सभी के विचार ले लिए हैं। विचार लेके हम सभी विभाग आपस में बैठ कर के इसमें डिसाइड करेंगे और फिर एक बार और मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके इसका तो वहीं धनोरी क्षेत्र में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देशानुसार धनोरी भादराबाद मार्ग पर उप निरीक्षक राकेश थपलियाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 50 वाहनों से ज्यादा के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। उप निरीक्षक राकेश थपलियाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी